तो क्या इंक्लूड होगा इन्वेंट्रीज की कॉस्ट में? सबसे पहले तो परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज़, कोई ऐसे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं जो हमें नहीं मिलेंगे, रिफंडेबल टैक्सेस है तो माइनस कर सकते हो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में से। ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट जो ज़रूरी हैं इन्वेंट्रीज़ को आपके यहाँ पहुँचाने के लिए, उन कॉस्ट को भी हम इन्वेंट्रीज की कॉस्ट में ऐड करेंगे। अगर हम इन्वेंट्रीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें कॉस्टिंग करनी होगी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। और हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक यूज़ करेंगे जिसमें हम फुल कॉस्ट प्रोडक्शन मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हम कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन यूनिट में ऐड करेंगे कि पूरा खर्चा कितना है एक यूनिट इन्वेंट्री की बनाने का, जिसमें हम मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं यूज़ करते हैं, मॉडर्न कॉस्टिंग टेक्निक्स नहीं यूज़ करते हैं। इंड AS 2 हिदायत देता है कि मुझे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का तरीका ठीक लगता है। जो भी कॉस्टिंग टेक्निक्स अवेलेबल है मार्केट में, अकाउंटिंग को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से ही लगाव है। वो कहते हैं कि आप अगर फुल कॉस्ट प्रोडक्शन मेथड यूज़ करते हैं तो आप मेरे अकाउंटिंग के तरीके से मेल खाते हैं, मुझे इससे लगाव है। तो कोशिश ये करना कि जब आप कॉस्टिंग करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का तरीका अपनाएं। उसमें जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट हैं तो उन कॉस्ट को भी बांट दिया जाता है। अगर 2 प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं, उनकी जॉइंट कॉस्ट लगी है, तो उसके बारे में भी कॉस्टिंग टेक्निक्स हमें बताती है कि उनको आपस में कैसे बांटा जाएगा और कितनी कॉस्ट होगी एक प्रोडक्ट की। सबसे बड़ा मुद्दा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या मैं इस कॉस्ट को इन्वेंट्रीज की कॉस्ट में ऐड करूं या ना करूं, तो इसके लिए कहा जाता है ऑल द कॉस्ट विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन फॉर देम टू बी रेडी फॉर सेल। ऐसा कोई भी खर्चा जो ज़रूरी है जिसके किए बिना आप इन्वेंट्रीज को उस लोकेशन और कंडीशन में नहीं ला सकते हैं जिस कंडीशन में वो बिक सके, वो आप इन्वेंट्रीज की कॉस्ट में ऐड करेंगे। मान लो आप किसी खास तरह की फर्नीचर बेचते हैं जिसके ऊपर एक ऐसा पेंट लगता है जिस पेंट को आपको 15 दिन सुखाना पड़ता है, और कस्टमर्स उस फर्नीचर को तभी लेते हैं जब वो पेंट उस फर्नीचर पर लगा है। उस पेंट की वजह से ही उसकी सेल बढ़ती है और उस पेंट की वजह से उन इन्वेंट्रीज को स्टोर करना पड़ता है 15 दिन के लिए। तो सवाल ये आ जाता है क्या स्टोरेज कॉस्ट को मैं इन्वेंट्रीज की कॉस्ट में ऐड करूं? तो हमें इस मापदंड पे इसको जांचना होगा, क्या ये खर्चा ज़रूरी है जिसके किए बिना इन्वेंट्रीज हमारी उस कंडीशन और लोकेशन में नहीं है जिसमें वो बिक सकें, तो ये खर्चा ज़रूरी है। मेरी इन्वेंट्रीज रेडी फॉर सेल हैं, 5 मिनट बाद बिक सकती हैं, बट मैनेजमेंट की कमजोरियों की वजह से, मैनेजमेंट के फैसलों की वजह से मैंने उन्हें स्टोर की हुई है और मैं बेच नहीं पा रहा हूं, तो इसमें बेचारी इन्वेंट्रीज का क्या दोष? ये दोष हम इन्वेंट्रीज के ऊपर नहीं मढ़ सकते हैं। ये इन्वेंट्रीज की जिम्मेवारी नहीं है इस खर्चे को निकालने की, ये मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है कि उन्होंने क्यों स्टोर कर रखी है, क्यों उन्होंने इसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की तरह बेचने की कोशिश की। जब इन्वेंट्रीज रेडी हैं क्यों नहीं बेच पा रहे हैं, ये मैनेजमेंट की गलती है, वो नहीं बेच पा रहे हैं, तो वो खर्चा स्टोरेज का उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में डालना पड़ेगा। इन्वेंट्रीज को दोष नहीं दिया जा सकता कि आपकी वजह से स्टोरेज कॉस्ट हो रही है, इन्वेंट्रीज की वजह से स्टोरेज कॉस्ट नहीं हो रही है। इन्वेंट्रीज तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है बेच दो बेच दो, अब आप बेच नहीं पा रहे हो तो इसमें मैनेजमेंट की गलती है, ये खर्चा हम नहीं ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मुद्दा आता है कि मैं कुछ ऐसी इन्वेंट्रीज बना रहा हूं जिन्हें लंबा समय लगता है बनाने में। मैं फ्लैट का कंस्ट्रक्शन करने में लगा हूं, मैंने 150 यूनिट फ्लैट बनाने हैं, उसके लिए मैंने बैंक से बहुत बड़ा लोन ले रखा है जिसके ऊपर ब्याज भी लगता है। जब इन्वेंट्रीज की इवैल्यूएशन करने बैठा तो अब तक तो ऐसा होता था कि मैं जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट है मेरी फाइनेंस कॉस्ट में दिखाता था P&L में, तो किसी ने सुझाव दिया कि जब आपने फ्लैट बनाने के लिए ही ये उधार ली हुई है और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ली हुई है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग तरीके का है और आप इसे रिलेट कर सकते हैं, ये जो उधार आपने स्पेसिफिकली इन इन्वेंट्रीज को बनाने के लिए ली है, तो क्या इंटरेस्ट कॉस्ट भी मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में ऐड कर सकता हूं? इसके बारे में डिटेल में जानकारी हमें मिलेगी इंड AS 23 बोरोइंग कॉस्ट में, जो कि हमें ज्ञान देगा क्या आपका एसेट क्वालिफाइंग एसेट है। क्वालिफाइंग एसेट मतलब क्या ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है बनने में। अब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम की कोई डेफिनेशन नहीं है, ये जजमेंट ही करनी पड़ती है कि क्या बहुत लंबा समय लगता है इनको बनाने में, 12 महीने या 12 महीने से ज़्यादा, ये जजमेंट के ऊपर बेसिस है कि क्या ये मेरी क्वालिफाइंग एसेट है। क्वालिफाइंग एसेट का मतलब विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल।
इंड AS 23 का स्टैंडर्ड दोनों यूज और सेल के बारे में बात करता है कि अगर आप कोई क्वालिफाइंग एसेट बना रहे हैं जो खुद कंज्यूम करेंगे या कोई क्वालिफाइंग एसेट बना रहे हैं जो आप बेचने के लिए बना रहे हैं इन्वेंट्रीज के रूप में, तो इंटरेस्ट का खर्चा आप ऐड कर सकते हो तब तक जब तक आपका एसेट रेडी ना हो जाए सेल के लिए या यूज के लिए, तब तक आपके पास मौका है कि आप इंटरेस्ट का कॉस्ट भी कैपिटलाइज कर सकते हो। तो इसलिए यहां लिखा गया है कि बोरोइंग कॉस्ट लिमिटेड सर्कमस्टेंसेज में इन्वेंट्रीज की कॉस्ट में ऐड हो सकती हैं। क्या इन्वेंट्रीज की कॉस्ट में ऐड नहीं होना चाहिए? ऐसे खर्चे जो एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल का मतलब होता है जैसे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में कुछ लीकेज होता है जो वो नॉर्मल कैटेगरी में डालते हैं, और कुछ ऐसी लीकेज हो जाती है जो एबनॉर्मल है, जो उन्होंने भांपी नहीं थी, उनकी उम्मीद से ज़्यादा का नुकसान हो गया। ऐसे कोई खर्चे जो एबनॉर्मल कॉस्ट की कैटेगरी में आते हैं उन्हें हम इन्वेंट्रीज की कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते हैं। सीधी सी बात है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, क्या मैं इसकी जिम्मेवारी इन्वेंट्रीज को दे सकता हूं कि एबनॉर्मल कॉस्ट तुम्हारी वजह से हुई? तो इन्वेंट्रीज तो हाथ खड़े कर देगा कि मेरी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारी कमजोरियों की वजह से, तुम्हारे फैसलों की वजह से एबनॉर्मल कॉस्ट हुई है। हाथ जोड़ के विनती है इन्वेंट्रीज की कि मुझे इसका दोष मत दीजिए, मेरी कॉस्ट में ना ऐड करिए। सेलिंग कॉस्ट का खर्चा, इन्वेंट्रीज कहती है बिना सेलिंग कॉस्ट के बेच दो। मैं तो आपको नहीं कहता हूं कि आप सेलिंग कॉस्ट का खर्च करो, मैं तो रेडी हूं, आप बेच दो। तो सेलिंग कॉस्ट का खर्च भी इन्वेंट्रीज को नहीं दिया जा सकता। बोरोइंग कॉस्ट अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, इन्वेंट्रीज लार्ज क्वांटिटीज में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उस केस में इंड AS 23 कहता है कि उस बोरोइंग कॉस्ट का खर्चा हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है या स्कोप आउट है इंड AS 23 के स्टैंडर्ड से, तब भी बोरोइंग कॉस्ट ऐड नहीं होती हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जैसे हमने कोई सुपरवाइजर रख लिया है स्टोर के सामने सिक्योरिटी के पर्पज से, हमने वो खर्चा भी इन्वेंट्रीज की कॉस्ट में डाल दिया। इन्वेंट्रीज कहती है मैं तो तैयार हूं, सेफ हूं, आपने ये स्टोर कीपर क्यों रखा? हमने अपनी सेफ्टी के लिए उस स्टोर कीपर को रखा है। इन्वेंट्रीज तैयार हैं, रेडी फॉर सेल हैं, ये कॉस्ट हम इन्वेंट्रीज की कॉस्ट में नहीं ऐड कर सकते हैं, ये मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होगा। ऐसी अगर मैं कोई स्टोरेज कॉस्ट करता हूं, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल लिया था कि ऐसी कोई स्टोरेज की जरूरत है जिसके बिना हम इन्वेंट्रीज को नहीं बेच पाएंगे, उनको स्टोर करे बिना नहीं बेच पाएंगे। जैसे कुछ वाइन्स हैं जो 8 साल के पीरियड के बाद बिकती हैं, 12 साल के पीरियड के बाद कुछ विस्कीज बिकती हैं। तो जब भी इन विस्कीज या वाइन्स को स्टोर किया जाए और उन्हें 8 साल तक मैच्योर किया जाए या 12 साल तक मैच्योर किया जाए, वो खर्चा ज़रूरी है उस इन्वेंट्रीज़ को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए ताकि वो बिक सकें। तो वो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज उस इन्वेंट्रीज़ की कॉस्ट में ऐड होगा।